हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड अब हम स्टडी थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक, लेट्स कम। सो आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10 की केमिस्ट्री का पार्ट 2, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर था, केमिकल रिएक्शंस एंड देयर इक्वेशंस। तो उसका पार्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे। उसके पार्ट 2 में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसके 2-3 पॉइंट्स आज हम बताएंगे आपको। तो फर्स्ट है हमारा रासायनिक समीकरण से ज्ञात होने वाले तथ्य के कुछ फैक्ट्स हैं जो कि हमें रासायनिक समीकरण से पता चलते हैं। बहुत सारी बातें पता भी चलती हैं और बहुत सी ऐसी उसकी कुछ कमियां भी हैं। तो आज हम दोनों देखेंगे। जो फर्स्ट है हमारी जो इसका मतलब वो है प्रोस एंड कॉन्स। जो इसका मेरिट्स है, अच्छाइयाँ, वो पहली है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं उनका हमें ज्ञान हो जाता है। भाग लेने वाले पदार्थ कौन से होते हैं? जो हमारे अभिकारक होते हैं और फिर बाद में जो हमें उत्पाद मिलते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? भाग लेने वाले पदार्थ की अभिक्रिया में उन्होंने भाग लिया है, तो उसका हमें ज्ञान हो जाता है एक रासायनिक समीकरण की सहायता से। नेक्स्ट है हमारा अभिकारक और उत्पादों के सूत्रों का ज्ञान। तो उनके हमें फॉर्मूलाज पता चल जाते हैं, लाइक दैट कैल्शियम कार्बोनेट है। इन सब का मतलब पहले अप्रोप्रिएट एक फार्मूला याद नहीं होती, आपको सिंबल्स लर्न होते हैं, लेकिन अब जब आप रिएक्शंस करते हैं या रिएक्शंस समझते हैं उसको, तो आपको वो फार्मूला भी याद हो जाते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 है, सोडियम क्लोराइड का NaCl है, एंड सो ऑन। H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड का। तो इससे हमें अभिकारकों के और उत्पाद जो बाद में बनते हैं उसके सूत्रों का ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं तथा अणुओं की संख्या। सपोज करते हैं कि हमारा मतलब कोई इक्वेशन है, उसमें अणुओं की संख्या मैंने अभी एक जैसे एग्जांपल बताया था H2SO4। तो उसमें अणु कितने हैं? H के 2 अणु हैं, H सल्फर का 1 अणु है और O के 4 अणु हैं H2SO4 में। तो इससे हमें इनके अणुओं का भी ज्ञान हो जाता है। तो ये 3 कुछ फैक्ट्स हैं जो कि हमें एक केमिकल रिएक्शन की हेल्प से पता चलते हैं। तो अब कुछ इसकी डिमेरिट्स भी हैं जो हमें केमिकल इक्वेशंस की, जिससे हमें कई सारी बातों का ज्ञान नहीं होता। तो आइए अब देखते हैं हम इसकी डिमेरिट्स। रासायनिक समीकरण की क्या डिमेरिट्स है, क्या कमियां हैं इसमें? अभी भी क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों तथा उत्पादों की अवस्था का ज्ञान समीकरण से नहीं हो पाता। हमें अवस्था का ज्ञान प्रॉपरली होता नहीं कि किस स्टेट में है ये ठोस है, ये द्रव है या गैस है। और किसी किसी इक्वेशन में दे रखा होता है और किसी किसी में नहीं दिया होता है ये। तो इससे हमें अप्रोप्रिएट इसकी नॉलेज नहीं हो पाती कि ये कौन सी अवस्था में है। नेक्स्ट है अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है, इसका भी ज्ञान हमें नहीं हो पाता कि ये रिवर्सिबल है, ये हो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, इसका भी नॉलेज हमें नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है हमारी क्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरकों का ज्ञान। तो उत्प्रेरक जो जिनका यूज करते, उत्प्रेरक कहते हैं जिसकी प्रेजेंस में वो होता है, उसको रासायनिक समीकरण में वो भाग नहीं लेता, लेकिन उसकी प्रेजेंस होनी चाहिए वहां पर, वो प्रेजेंट होगा उत्प्रेरक, तो वो अभिक्रिया की गति को या तो बढ़ा देता है, घटा देता है, कुछ इस तरीके का होता है। तो उत्प्रेरकों का ज्ञान हमें नहीं हो पाता। हर समीकरण पे आपको उत्प्रेरक लिखे हुए नहीं मिलेंगे। बहुत कमी से रेयरली कोई समीकरण ऐसी होती है जिसमें जो एरो होता है ना उसको ऊपर लिखते हैं उत्प्रेरक को। नेक्स्ट है हमारा क्रिया को पूरा होने में लगा समय। हमें ये भी नहीं पता चलता कि कितना टाइम लगा है इसको, 1 सेकेंड लगा है, 1 मिनट लगा है इस रिएक्शन को होने में। नेक्स्ट है हमारा क्रिया की गति। हमें गति नहीं पता चलती। जब हमें टाइम नहीं पता चलेगा तो हम गति कैसे निकालेंगे कि भाई कितनी देर में किस गति से हो रही है, तीव्र से हो रही है, ये मंद गति से हो रही है। तो ये इसकी कमियां हैं। लास्ट हमारा है क्रिया में प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न होती है। कोई भी रिएक्शन वगैरह होती है तो उसमें प्रकाश और ध्वनि भी उत्पन्न होती है। अब उस रिएक्शन में ये तो नहीं लिखा होता कि इसमें प्रकाश उत्पन्न हुआ है या इसमें ध्वनि या साउंड निकली है, साउंड रिलीज हुई है, उस चीज का भी हमें ज्ञान नहीं हो पाता है। ये कुछ थी हमारी कुछ जानकारियाँ जो कि रासायनिक समीकरण की हेल्प से मिलती हैं और कुछ नहीं मिलती हैं। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इसकी भौतिक अवस्थाओं के संकेत। भौतिक अवस्थाएं जो होती हैं हमारी यही ठोस, द्रव, गैस, द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं। तो इनका कैसे ज्ञान होता है? किसी इक्वेशन में लिखी होती हैं तो उनके आगे क्या लिखा होता है? अभिकारकों तथा उत्पादों के सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था के संक्षिप्त संकेत लिखने से समीकरण अधिक सूचनापूर्ण बन जाती है।
एक अभिकारक उन्होंने लिया और उसके आगे एक ब्रैकेट में लिखा होता है, क्या लिखा होता है आइए जानते हैं। अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्थाओं को क्रमशः गैस के, अगर कोई चीज गैस होगी उसके ब्रैकेट में जी लिखा होगा। ऐसा बहुत कम इक्वेशंस में होता है, अगर लिखा हो तो आपको पहचानना पड़ेगा कि ये जी लिखा है ब्रैकेट में तो ये क्या है, ठीक है। और एल, एल किस में लिखा होता है, जलीय, लिक्विड जो होती हैं उसमें एल लिखा होता है। नेक्स्ट है जलीय, एक्वस, उसमें एक्वस भी लिखा होता है। एक द्रव होती हैं और एक जलीय होती हैं, जिसमें जल का यूज होता है। एक द्रव वाली में जो है लिक्विड लिखा होता है और जो जलीय होती हैं उसमें एक्वस लिखा होता है। और हमारी एक स्टेट है ठोस, जो चीज़ ठोस होती है तो उसमें एस लिखा होता है ब्रैकेट में, सॉलिड के फॉर्म में। कुछ एक रिएक्शन की हेल्प से देखते हैं। देखिए सोडियम की हमने रिएक्शन कराई H2O से, तो सोडियम क्या था हमारा, सॉलिड था, तो इसके ब्रैकेट में S लिखा है तो इसका मतलब है ये ठोस है। H2O, H2O हमारा जल है, तो इसके लिए क्या यूज़ किया हमने, लिक्विड। जलीय के लिए हम L ही यूज़ करते हैं। अब इस रिएक्शन में हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या हुआ, NaOH बना हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या था हमारा, जो है हमारा एक्वस। एक्वस बोले तो कुछ मतलब द्रव रूप में ही मिला है हमें। इसके ब्रैकेट में AQ लिखा है और लास्ट में एक गैस निकली है हाइड्रोजन गैस, तो उसके ब्रैकेट में G लिखा है। तो ऐसे एक अभिक्रिया में अगर उसके अभिकारकों के आगे ये सब लिखा हो तो हमें पहचानना होगा कि भाई ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये गैस है और ये एक्वस सॉल्यूशन है। ओके बच्चों, अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आगे के लिए अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं कि भाई हमें मैम इस टॉपिक पर अपनी वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।